हवा में कैसे केसर उगा दे रहे हो यार? एरोपोनिक टेक्निक के बारे में बताओ। बल्ब या सीड्स होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं हम उनको एयर में छोड़ के मिस्ट फॉर्म में हम वाटर दे देते हैं उनको। जो उसके सीड्स होते हैं केसर के, कहाँ से लेके आते हो? ये कश्मीर से इजीली मिल जाते हैं? नहीं, अब जब बाहर होने लग गया तो क्लाइमेट की जगह हमारे को शुरुआत ठहरा रहे हैं। अच्छा, अब बल्ब वेस्ट कर रहे हैं हमारे, और जो क्रॉप गिर रही है इसका रीजन भी है। ईरान के सेफ्रन में और कश्मीरी सेफ्रन में कितना डिफरेंस है? अगर ईरानी सेफ्रन 5 किलो यूज होगा तो कश्मीरी सेफ्रन 1 kg ही वो काम कर जाएगा जो वो 5 किलो करेगा। क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं केसर के? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी स्ट्रेस, बॉडी को डिटॉक्सिफाई बड़ा अच्छा करता है, कैंसर सेल्स को बॉडी में प्रोड्यूस होने से रोकता है। कितना खर्चा आता है सेफ्रन का फार्म सेटअप करने में? 300 स्क्वायर फीट में मेरे वे में 8 से 9 लाख का खर्चा आ जाएगा। 10 बाय 10 के कमरे में सेफ्रन फार्मिंग करके 50 लाख रुपए कमाए, ये सही है? बिल्कुल झूठ। तो छली के बाल होते हैं, काट के उस पे लाल कलर मिला के वो केसर बेचते हैं। अब तो नासा भी इसको अपनी एस्ट्रो फार्मिंग के लिए सेफ्रन को कंसीडर कर रही है। एस्ट्रो फार्मिंग? मार्स में ये सेफ्रन को ग्रो करने के लिए प्लान कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी एक वेजीज का गार्डन क्रिएट किया हुआ है अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए नासा ने। आपको फ्रेश चीज मिलेगी और एक आप एक 3 पैक वाला खा रहे हैं तो उसमें बहुत फर्क है। एग्रीटेक इज द फ्यूचर। आपकी हर एक सब्जी, हर एक क्रॉप अंदर ग्रो हो ताकि आप अच्छा खा सकें। द हिमाचली पॉडकास्ट। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो हवा में सोना उगा रहे हैं, लाल वाला। जी हाँ, सोलन जो कि मशरूम सिटी है उसमें रहते हैं ये, और यहाँ पे केसर की खेती कर रहे हैं। सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही। कैसे हैं भाई आप? बहुत बढ़िया जी। आज हमारे साथ है गौरव सबरवाल जो कि सोलन में रहकर केसर की फार्मिंग कर रहे हैं, जिसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है। और आज गौरव से जानेंगे गौरव की कहानी। हिमाचल जैसी जगह जहाँ पे टमाटर उगता है, जहाँ पे मशरूम सिटी में हम बैठे हैं, मशरूम उगता है, और एप्पल हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया का हाईएस्ट एक्सपोर्टर शायद हमारा ही स्टेट है। आप सोलन में बैठकर केसर उगा रहे हो, कैसे शुरू हुआ ये? ये शुरू हुआ था 2022 में, मैंने इसके बारे में शुरू किया था। पर शुरुआत का इसलिए हुआ था कि मैं तो एक शॉपकीपर था, मतलब एक शॉइस की शॉप है हमारी अपर बाजार में। ओके। सो उस टाइम मेरे फादर की सडन डेथ हुई एक्चुअली। सो हुई वो 2019 में थी। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर वो शॉप का हमारे को परचेज करनी पड़ी, वो रेंटल थी। अच्छा। तो जब वो परचेज करनी पड़ी तो वो कॉस्टली थी बहुत ज़्यादा। सो जब परचेज करी तो डेट चढ़ा। लोगों ने काफ़ी हेल्प भी करी, मेरे रिलेटिव्स थे और मेरे इन लॉज थे, उन्होंने हेल्प करी, पर वो पैसा वापस देना था उनको, एक प्रेशर था। राइट। और शूज़ की शॉप में आजकल बिजनेस वैसा नहीं है जैसा पहले था। अच्छा। हमारे फादर होरी के टाइम पे जैसे था वैसा अब नहीं है। तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था। तो मैं हाँ, जैसे मशरूम, आपने मशरूम की बात करी, मैं मशरूम में ही आया था सबसे पहले कि मशरूम फार्मिंग करूंगा। अच्छा। और यहाँ मंडी में बेच दूंगा और इसको थोड़ी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, साइड इनकम हो जाएगी। बट जब मैंने वो मार्केट चेक करी, देखा कि एक 200 ग्राम के पैकेट लेके मेरे को 20 रुपये 25 रुपये के भी नहीं मिलेंगे। मार्केट में 20-25 बिक रहा है तो मेरे को तो कम में बेचना पड़ेगा उसको। तो मेरे को नहीं लगे वाइबिलिटी। फिर एक मेरे फ्रेंड वो बिजनेसमैन है। कौन? रोहित गुप्ता। अच्छा। रोहित गुप्ता वो बिजनेसमैन है। वो एक दिन अचानक मेरी शॉप पे आया और बातचीत की। मैं कहा यार कोई बिजनेस बता दे तू। वो गुप्ता है, सो उसको पता है कि बिजनेस कैसे करना है। तो मैं कहा तू कुछ बता यार, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। तो कह रहा कोई किसी ऐसे बिजनेस में ना फंस जियो कि तू लॉस में चल जाए। तो आजकल अब फ्यूचर है एग्री का, और जो स्मार्ट एग्री कल्चर का फ्यूचर है, क्योंकि उसी ने मेरे को बताया था कि इटली में 90% लोग वो आइटम कंज्यूम कर रहे हैं जो इंडोर हो रही है। अच्छा। क्योंकि बाहर का पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अच्छा, जो ओके, सो मैक्सिमम वहाँ पे हाँ वो इंडोर करते हैं। ओके। हाइड्रोपोनिक्स से, एरोपोनिक्स से करते हैं वो। सो ऐसी आइडिया उसकी तरफ से आया, उसने हाइड्रोपोनिक्स के बीच में आइडिया दिया, एरोपोनिक्स कर कुछ रिसर्च कर, कुछ कर। मैं करना शुरू कर दिया मैंने उस पर बात, और मेरे को उसका आइडिया भी अच्छा लगा। और जैसे ही किया तो मशरूम से फिर लेट्यूस और पता नहीं क्या क्या सर्च किया तो ईरान का एक वीडियो सामने आया। अच्छा। कि ईरान में इंडोर ये ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ईरान सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्टर है ना? हाईएस्ट ग्रोअर भी है और एक्सपोर्टर भी है। सो ईरान में मेरे को वो वीडियो देखा तो मैं कहा यार सेफ्रन तो, और आज से पहले कोई सेफ्रन इतना यूज भी नहीं किया था। घर में यूज होता होगा तो मुझे नहीं पता था। बट सेफ्रन का मैंने जब वो देखा कि ये 2.5 लाख से 3 लाख रुपए पर केजी होता है, सो वो चीज़ क्लिक करी मेरे को। फिर मैंने इसकी डिमांड देखी। सो इंडिया में अभी 6 टन है, सिर्फ 6 टन हम ग्रो कर रहे हैं। और हम इसको जो इसकी डिमांड है वो 100 टन की है। अच्छा। इसकी 93-95 में
के बीच में जो प्रोडक्शन सेफ्रन की इंडिया में थी वो 15 पॉइंट कुछ मेट्रिक टन थी, अच्छा। जो कि वहां से लेके अभी तक कम हुई है। 2025 के 2023 तक का जो डाटा है वो डिक्रीज हो रही है हर साल, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि 2.8 के आसपास आ चुकी है और 68% के आसपास डिक्रीज है यार, है ना। और ये जैसे अर्बनाइजेशन जो रोड्स बन रहे हैं, मैक्सिमम जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप इसके पेस्टिसाइड्स का इसमें यूज करते हैं वो थोड़े ग्रोथ के लिए, फिर फंगस है और कोई ना कोई पेस्ट आपका उसको फसल को लग जाता है क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है। अभी मेरे को रिसेंटली कश्मीर में बोला कि किसी ने यहाँ पे कोई सीमेंट प्लांट खुला है नियर बाय जहाँ सेफ्रन फील्ड्स हैं, Okay. सो वो रात के टाइम वो सेफ्रन पे ऊपर आके वो उसका जो पोल्यूशन है वो बैठता है, तो वो भी कहीं ना कहीं रीजन है। ओह, सो सेफ्रन की क्रॉप हर साल गिर रही थी, और कश्मीर की स्पेसिफिकली बात करें। खास मैं कश्मीर की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि एक कश्मीर अभी सिर्फ सैफरन हमारा नेचुरली कश्मीर में ही ग्रो होता है। एक हिमाचल में थोड़ा बहुत ट्राई करा था पर इतना वो सक्सेसफुली नहीं हुआ था, अच्छा। बट नेचुरली जो आज से 2500 साल पहले से वो कश्मीर में ही ग्रो हो रहा है। सो जो कश्मीर में जो सैफरन हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब कश्मीर में जो हो रहा है वो अब गिर रहा है, डिक्रीजिंग उस पर। सो फिर वो मेरे को कहीं ना कहीं क्लिक किया कि इसको हम अगर यहाँ पे इंडोर हो पॉसिबल है तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम। फिर मैंने रिसर्च शुरू करी, रिसर्च करते करते पता चला कि ये इसमें मिट्टी भी नहीं लगेगा, पानी भी नहीं लगेगा। मैं कहा खर्चा कम हो गया। कौन मिट्टी, मतलब एक फार्मिंग का आप सुनते हैं तो सोचते हैं ना कि यार बड़ी मेहनत होगी, आपको सुबह पानी देना है, शाम को करना है, और मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से भी नहीं था, तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, रिसर्च मैक्सिमम मैंने इंटरनेट से ही पढ़ा इसका, और फिर ले लिया पंगा इसका मैंने। फिर मैं कहा यार नहीं करना है, करता हूँ ये वाली, क्योंकि इसकी डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है, और इंडिया 94% इसको अभी भी इम्पोर्ट कर रहा है। ह्यूज पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसमें। आपकी जब स्टोरी मेरे भी सामने आई थी तो उसमें ये था कि फादर की डेथ के बाद बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे इनको, और अब डेट पे करना था तो फिर कुछ दूसरा बिजनेस इन्होंने जो है एक्सप्लोर करना शुरू किया। ऐसा ही कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ था, कुछ नहीं था। अच्छा। सो लॉसेस कुछ नहीं हुआ था। हाँ, फादर की डेथ के बाद एकदम हमें भी एक मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। एक्चुअली वही एक ओन करते थे और उनको सब कुछ पता था। सो मेरे पे आई, संभाल रहा था, मैं भी शॉप भी संभाल रहा था, बट कहीं ना कहीं वो डेट जो मेरे को उनकी डेथ के बाद मैंने परचेज करी है शॉप, वो कोई डेट नहीं छोड़ के गए थे मेरे ऊपर। सो मैंने डेट अपने ऊपर खुद लिया था। हाँ, तो कुछ बातें सही है, कुछ पिताजी तो अच्छे से छोड़ के गए थे, पिताजी तो बिल्कुल नॉर्मल देके छोड़ के गए थे। स्टोरीज कुछ उस तरीके से स्टोरीज वो थोड़ी कुछ ऐसी से आई, कुछ मिसकम्युनिकेशन या कुछ इससे ऐसी स्टोरी आ गई। तो डेट पे हो गया फिर? डेट पे अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तो अब शुरुआत होगी। अच्छा, अब शुरुआत होगी इसकी खत्म होने की। मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कैसे सेफ्रन को उगाया जाता है, लैब के अंदर या फिर फार्म के अंदर? बेसिक से आप समझाएं हमें। सो बेसिकली आपको एक रूम चाहिए होता है। सो मिनिमम 300 स्क्वायर फीट रूम, 10 बाय 10 रूम नहीं। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे कि 10 बाय 10 रूम क्यों नहीं, बट हाँ 300 स्क्वायर फीट रूम हमारे को चाहिए। ओके। सो मिनिमम 300 स्क्वायर फीट रूम में आप 1 से 1.5 kg तक की कैपेसिटी होती है कि आप ग्रो कर सकते हैं। 300 स्क्वायर फीट रूम में हम इंडोर चाहिए, कोई हमारे को हवा बाहर आउटसाइड का टेम्परेचर हमारे को अंदर लीकेज नहीं चाहिए रूम में, पूरा क्लोज रूम चाहिए। हम उस रूम को इंसुलेट करते हैं, पूरा इंसुलेट करने के भी तरीके हैं काफ़ी, तो वो इतनी डिटेल में तो नहीं है, बट हाँ हम इसको इंसुलेट करते हैं। इंसुलेट करने के बाद एक रैक्स बना के, रैक्स में हम ट्रे प्लेस करते हैं, और ट्रे में हम कोई मिट्टी कुछ पानी हम कुछ यूज नहीं करते, हवा में जो नेचुरल फार्मिंग में वाटर यूज होता है, हम 90% वाटर इसमें सेव करते हैं। ये एरोपोनिक टेक्निक होती है। अच्छा। इसमें हम जो बल्ब्स होते हैं, जो सैफरन के सीड्स बोलते हैं, उसको नॉर्मल हम बल्ब्स बोलते हैं। जो सैफरन के बीज होते हैं उनको बल्ब्स या कॉम्स बोलते हैं। ओके। तो कॉम्स को हम मिस्ट फॉर्म में, मिस्ट मतलब हाँ फॉगर होता है या ह्यूमिडिफायर बोल ले आप, ह्यूमिडिफायर में हम जो पानी देना होता है हम वो मिस्ट फॉर्म में उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। कोई मिट्टी कुछ यूज नहीं करते हैं। अच्छा। और उसको हम वो जब मिस्ट हम वो देते हैं तो उस मिस्ट के थ्रू उसको हम सैफरन फ्लावर को ग्रो करते हैं, और टेम्परेचर हम पूरा मेंटेन करते हैं, जो कि कश्मीर का टेम्परेचर है वो पूरा रेप्लिकेट करते हैं एक कमरे में। ये तो आपने बताया इसके बारे में। मुझे ये बताइए कि कश्मीर के सैफरन में और आपके ग्रो किए हुए सैफरन में कितना डिफरेंस है? फर्क तो है, जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल है, और उसकी क्वालिटी और उसकी वो भी बड़ी है। हाँ, कंपोनेंट्स मिनरल्स बिल्कुल सेम। अच्छा। मैं लैब टेस्ट कराया है, कश्मीर सैफरन और अपने सैफरन का कंपेयर किया, कोई फर्क नहीं है। कहाँ कराया आपने लैब टेस्ट? मैंने शून्य यूनिवर्सिटी में इसका लैब टेस्ट कराया है। अच्छा। जो सोलन में ही है। अच्छा। और वो रिनोइंड एक पूरी लैब उसकी रिपोर्ट है,
बट हाँ, फ्लावर का बहुत बड़ा फर्क होता है। कितना फर्क? फ्लावर मतलब फ्लावर जो कश्मीर में उगता है उसका फ्लावर का साइज बहुत बड़ा होता है। उसका फ्लावर्स का साइज बड़ा होगा तो उसका सैफरन थ्रेड है वो भी बड़ा होता है। ये वाला जो हमारे पास आता है इसका थोड़े से फ्लावर्स में साइज में फर्क होता है। फ्लावर बाकी कंपोनेंट सेम होते हैं और तो कश्मीरी फ्लावर का साइज बड़ा है अगर तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इम्पैक्ट ये है कि थ्रेड थोड़ा वेट, थोड़ा सा वेट में फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ, पर फ्लावर बड़ा आएगा वो आएगा तो वेट आपका बढ़ेगा, क्योंकि केसर आपने जैसे बोला रेड गोल्ड है, तो इसके तो 5 ग्राम में भी फर्क आ गया तो काफी फर्क पड़ जाता है। एक बात बताइए, ईरान सबसे ज्यादा सैफरन जो है ग्रो करता है, एक्सपोर्ट भी वही करता है ऑब्वियसली, तो ईरान के सैफरन में और कश्मीरी सैफरन में कितना डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस। जैसे कि पहले तो प्राइस के बारे में बताता हूँ। तो ईरानी सैफरन है 1,10,000 से लेके 1,40,000 रुपए पर केजी। अच्छा कश्मीरी सैफरन है 2.5 से 3 लाख रुपए पर केजी, होलसेल रेट बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अगर ईरानी सैफरन 5 किलो यूज होगा तो कश्मीरी सैफरन 1 केजी ही वो काम कर जाएगा जो वो 5 किलो करेगा। ऐसा क्या है उसमें खास? उसमें जो मिनरल्स हैं, जो कश्मीरी सैफरन है हमारा एक इन्वायरमेंट, एक सॉइल है एक वो कश्मीर की जो उसको अच्छा बनाती है। मतलब उसकी जो मिनरल्स हैं उसमें विटामिन सी है, B6 है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इसकी जो रेंज है इसकी बहुत हाई क्वालिटी है। अच्छा। आप ईरानी में बोलेंगे इसकी बहुत कम है। उसमें भी कंपोनेंट सेम है, कंपोनेंट्स का नहीं, सैफरन है, क्रोसिन है, इसमें प्रोक्रोसिन आता है, क्रोटीन आता है, वो सारा है अवेलेबल, बट उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है कश्मीरी सैफरन की। कश्मीरी सैफरन और ईरानी सैफरन में आप इसका जो अरोमा होता है उसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, जो कश्मीरी सैफरन का अरोमा होगा वो एक अलग ही आपको एक अरोमा आएगा, ईरानी सैफरन में नहीं आएगा। ओके। कश्मीरी सैफरन का जो आप कलर करेंगे, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत आई हुई है कि ओरिजिनल केसर कौन सा है और डुप्लीकेट केसर कौन सा है। इसके बारे में बात करेंगे आगे। हाँ, सो इसमें वो भी आपको कंपैरिजन कश्मीरी सैफरन का एक अलग ही वो होता है। अच्छा, कि कैसे इसको सही विचार देखा जाए। तो कश्मीरी जो केसर होता है वो टॉप नॉच है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड। अच्छा, उसके आगे ईरानी केसर भी कुछ नहीं, ईरानी नहीं है। तो आप जो ये बल्ब कह रहे हो कि बल्ब जो उसके सीड्स होते हैं केसर के, कहाँ से लेके आते हो? ये कश्मीर से। कश्मीर से लेके आते हो? इजीली मिल जाते हैं? नहीं, इजीली नहीं मिलते हैं। एक्चुअली 2020 में कश्मीर को केसर को GI टैग मिल गया हुआ है। Okay. तो ये ज्योग्राफिकल टैग मिलता है, वो केसर है, और इसकी जो वैल्यूज़ है तो वो कहीं ना कहीं कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कश्मीर इसके पीछे वो कर रहे हैं कि नहीं, कश्मीर से बल्ब बाहर नहीं जाने चाहिए, हमारा ये एक हेरिटेज है, इससे हम लोग टूरिस्ट आता है वहाँ पे सैफरन फील्ड्स देखने। सो कहीं ना कहीं वो इसके आपत्ति करते हैं, बट हाँ फार्मर्स हैं वो सेल करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फार्मर्स सेल करते हैं और हम अब जब बाहर होने लग गया तो वो क्लाइमेट की जगह हमारे को शुरुआत ठहरा रहे हैं। अच्छा, कि आप बल्ब ले जाते हैं यहाँ से और यहाँ पे बल्ब नहीं बच रहे हैं, आप बाहर ग्रो कर रहे हैं और बाहर ग्रो होगा नहीं है। तो कहीं कहीं तो ये भी बोलते हैं बाहर तो ग्रो होगा ही नहीं है, आप बल्ब वेस्ट कर रहे हैं हमारे, और जो क्रॉप गिर रही है इसका रीजन भी यही है। अच्छा, जबकि ये रीजन नहीं है। ये रीजन नहीं है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रीजन। तो फिर दिक्कत नहीं होती लोगों को बल्ब लेने होती है, दिक्कत परेशानी आती है, बट इंडिया मार्ट के थ्रू हम मंगा लेते हैं। तो वो कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं या फार्मर्स हैं वो इंडिया मार्ट के थ्रू ही हमारे को सेंड करते हैं। जब किसी क्रॉप को जो है GI टैग मिल जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? उसके GI टैग उसको मिल गया तो अगर मैं अपने सैफरन सेल कर रहा हूँ, जो मैं सोलन में ग्रो कर रहा हूँ, मैं कश्मीरी सैफरन नहीं उस पर लगा सकता हूँ। अच्छा, वो GI टैग है वो सिर्फ कश्मीर वाले ही, वो जो फार्मर्स हैं वो लगा सकते हैं। तो फिर आप लोग कैसे कर रहे हो? सो हम कश्मीरी सैफरन बोल के सेल करते ही नहीं है। अच्छा, हम वो GI टैग मिल चुका है, वो उस जगह का एक प्रॉपर वो है। तो आपको सोलन का ही बताना पड़ेगा। हाँ, हमें हिमाचल का बताना पड़ेगा। हिमाचली केसर। हिमाचली केसर। ओके, तो वो डिफरेंशिएट भी कर वो देता है। डिफरेंशिएट भी करता है। हमारा ऑर्गेनिक है। प्लस पॉइंट हमारे उसमें ये है कि जो बाहर का टेम्परेचर है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पेस्ट का कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, कोई डिजीज फंगस का भी नहीं है। अगर फंगस होगी भी तो हमारे को विजिबल है, हम उसको रिमूव कर देंगे इमीडिएटली, उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट कर देंगे, वो जमीन के अंदर है। सो प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स हैं। हवा में कैसे केसर उगा दे रहे हो यार? एरोपोनिक टेक्निक के बारे में बताओ। वैसे एरोपोनिक टेक्निक होती है कि हर एक कोई भी फ्लावर या कोई भी बल्ब या सीड्स होती हैं, उनको उनकी जो रूट्स होती हैं हम उनको एयर में छोड़ के मिस्ट फॉर्म में हम वाटर दे देते हैं उनको, मॉइस्ट फॉर्म में। सो मिस्ट मतलब जो फॉग निकलती है उसमें से, मशीन से, ह्यूमिडिफायर में से, सो उससे हम देते हैं। बट केसर में ऐसा नहीं है, केसर में रूटिंग नहीं आती है, केसर में कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल बल्ब होता है। और नॉर्मल बल्ब को आप अपने यहाँ टेबल पे रख दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी फार्म में ही रखें, आप टेबल पे रख दे और टेम्परेचर वही दे दें, फ्लावर दे देगा ये। अच्छा, आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, CO2 लेवल मेंटेन करना है और टेम्परेचर मेंटेन करना है।
आप अपनी जेब में उगा सकते हैं, बस टेम्परेचर वो दे दे। अच्छा, तो कुछ एक नेचुरल इसमें एक गुण है, क्या बोलते हैं। ओके। अब तो नासा भी इसको अपनी एस्ट्रो फार्मिंग के लिए सैफरन को कंसीडर कर रही है। एस्ट्रो फार्मिंग? एस्ट्रो फार्मिंग मतलब जो इनके मार्स मिशन आगे जाएंगे तो मार्स में ये सैफरन को ग्रो करने के लिए प्लान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एक्चुअली प्लान बोल रहा हूँ मैं, बट रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो जाता है ये। कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो जाता है तो टेम्परेचर मिला, ये ग्रो कर जाएगा। दूसरी बात, आपकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है, एंटीऑक्सीडेंट है, मेन है एंटी डिप्रेसेंट है। अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, मान लो स्ट्रेस के लिए सबसे अच्छा है सैफरन, अगर आप सैफरन को कंज्यूम करते हैं। अच्छा, स्ट्रेस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है सैफरन। आपकी नसों पे काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को इसकी नसों की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो अगर वो सैफरन कंज्यूम करता है एक लिमिटेड क्वांटिटी में, तो उसकी बॉडी, अगर आपकी नसें रिलैक्स होंगी तो आपका स्ट्रेस वैसे ही रिलीज हो जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी एक वेजीज का गार्डन क्रिएट किया हुआ है अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए, नासा ने। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसको वो एक फ्रेश वेजिटेबल्स मिल सके, आपको फ्रेश चीज मिलेगी, और आप एक 3 पैक वाला खा रहे हैं तो उसमें बहुत फर्क है। राइट, साइकोलॉजिकल बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। सो अब फ्यूचरिस्टिक है ये, मतलब एग्री टेक है, एग्रीकल्चर नहीं बोलते हम इसको, एग्री टेक बोलते हैं। अच्छा, सो एग्री टेक के थ्रू हम जैसे सैफरन ग्रो कर रहे हैं, बहुत सी चीजें अब इंडोर शुरू हो चुकी हैं। राइट, तो ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। एग्री टेक इज द फ्यूचर। एग्री टेक इज द फ्यूचर, क्योंकि आपको क्लाइमेट चेंज आपको दिख रहा है। हाँ, हिमाचल में भी क्लाइमेट चेंज, वो क्लाइमेट नहीं रहा है जो था। राइट। सो फ्यूचर यही रहेगा। अब पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपकी हर घर में पहले तो एक गाड़ी होती थी, अब तो 3-3, 4-4 हर एक फैमिली मेंबर के लिए अलग गाड़ी। राइट। सो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये कर रहा है, ये फ्यूचर है ही है। आपकी हर एक सब्जी, हर एक क्रॉप अंदर ग्रो होगी। अच्छा, इंडोर ग्रो होगी ताकि आप अच्छा खा सकें, कोई मिलावटी चीज नहीं मिलेगी आपको। एरोपोनिक का आपने बताया, हाइड्रोपोनिक बताओ। सो हाइड्रोपोनिक होता है सिस्टम, हम मिट्टी में ग्रो करते हैं। अच्छा, सो मिट्टी में, उसमें भी हमारे को टेम्परेचर रखना पड़ता है, बट एरोपोनिक जितना हार्ड नहीं है उसमें। हाइड्रोपोनिक्स में हम मिट्टी में, हम उसकी जो जड़ होती है, टमाटर ही है, so उसकी जड़ को हम उस मिट्टी में डाल देते हैं और उसको वाटर की हम नीचे, उसमें न्यूट्रिशन मिलता है। अच्छा। उस वाटर में वो न्यूट्रिशन डालते हैं और वो न्यूट्रिशन सर्कुलेट पूरे उसमें हॉल में करता है। सो पाइपिंग लगती है, पर हाइड्रोपोनिक्स में खर्चा बहुत आता है। अच्छा, हाँ, पानी लगता है, उसका जो सेटअप कॉस्ट है। एक मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताना चाहूंगा कि एरोपोनिक्स में भी अब काफी बड़े बिग प्लेयर्स आ चुके हैं कि हम एरोपोनिक का सिस्टम सैफरन फार्म सेटअप करके देंगे। जैसे कि तो हम अगर सेटअप कर रहे हैं 8-10 लाख में, 8 से 10 लाख में, तो वो सेटअप करके दे रहे हैं आपको 18 लाख में। सेम सिस्टम हाइड्रोपोनिक्स फेल हुआ है, इंडिया में फेल हुआ है। इंडिया में फेल होने का कारण यही रहा है कि 70 लाख 80 लाख के इतने बड़े बड़े फार्म बना दिए, वो किसान पैसे कहाँ से पूरे करेगा? कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है वो, क्योंकि कंपनीज का ग्रो तो करना नहीं उन्होंने, कुछ करना तो किसान ने है, या करना तो एक एंटरप्रेन्योर ने करना है, बट उन्होंने अपना सिर्फ अपनी वो धंधा चमकाया है। अच्छा, वायबिलिटी नहीं, वायबिलिटी रखी नहीं है, वो कहाँ से पूरा करेगा? खुद आपको घुसना पड़ता है। मैंने अगर अपना फार्म सेटअप किया है, मेरे दोस्तों ने हेल्प करी है, इंसुलेशन हमने 7 रात को मिलकर लगाई है। हमने रैक से एक छोटी छोटी चीज पे वर्क किया है कि जहां से कॉस्ट कम हो सके। अच्छा, जुगाड़। हाँ, जुगाड़ बहुत किए हैं। तो CO2 कंट्रोलर नहीं लगाया 1-1.5 लाख का, हमने उसकी विंडो बनाई कि हम चलो विंडो खोल लेंगे। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, सैफरन फार्मिंग के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हाउ टू ग्रो सैफरन लैब और फार्म कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। 10 बाय 10 के कमरे। हाँ, 10 बाय 10 के कमरे में सैफरन फार्मिंग करके 50 लाख रुपए कमाए, 20 लाख रुपए कमाए, ये सही है? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरे जो टोटल मेरा फार्म सेटअप, और अभी मैंने कॉस्ट कटिंग वे में किया है। हाँ। कॉस्ट कटिंग वे में मतलब हर एक चीज पे बहुत फोकस किया कि इसमें पैसे कम लगे। हाँ। तो मेरे 12-12.5 लाख लगे थे। अच्छा, क्योंकि मेरे पास रूम अवेलेबल नहीं था, मेरे को रूम भी बनाना पड़ा था, फैब्रिकेट करके रूम बना दिया था। बट वही अब मेरे को 3 साल लगे हैं वो 12.5 लाख कमाने में। ब्रेक इवन हो गया अब? हाँ, ब्रेक इवन हुआ है। और मैं ग्रंटेड कहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, फर्स्ट ईयर मैंने भी बहुत कुछ झेला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर मेरे को भी, जब मैं भी एक था कि बस अब ये सैफरन लगा लिया है, गोल्ड उगा रहा हूँ, रेड गोल्ड उगा रहा हूँ, कुछ चमत्कार हो जाएगा और मैं एकदम ही हो जाऊंगा। सो आपने बोला ना लोन उतर गया, वो इसी का भी कंप्लीट हुआ है जो मैंने इसके लिए लोन लिया था। अच्छा। तो ये कंप्लीट किया मैंने 3 साल में। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चमत्कार हो जाए, और 10 बाय 10 के कमरे में वाइबल ही नहीं है जो बोलते हैं। तो 20 बाय 20 में भी लिखा था किसी ने कि 50 लाख 60 लाख नहीं, कमाया। पॉसिबल नहीं है 50-60 लाख। मैं गारंटी है तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा उनमें। वो बोले जितने पैसे बोलेंगे, अगर मेरे को गारंटी पेपर पे लिख के देते हैं कि 400 स्क्वायर फीट कमरे में
वो 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये व्यूज कमाने के लिए इस तरह हाँ, की चीजें ये हो रही जो हैं? मतलब यूट्यूबर्स होते हैं, सैफरन फार्मिंग जो है एक स्कैम है, ऐसे भी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत सारे देखे, इसमें कितना सच है? बिल्कुल सच है। कैसे? क्या सच हो रहा है? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये व्यूज के लिए अपने एक चैनल पे व्यूज आ जाएं कि 10 बाय 10 के कमरे से 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 10 बाय 10 के कमरे में आप कितना ग्रो कर लोगे? 400 ग्राम, मैक्सिमम से हाफ केजी तक आप ग्रो कर लोगे। और हाफ केजी में कितने पैसे बनेंगे? हाफ केजी में आपके अगर आप 3 लाख रुपए भी लेके चलते हैं तो 1.5 लाख रुपए बनेगा साल का। साल का? फिर आप कहाँ से 20 लाख 25 लाख की बात करते हैं? कोई तो आप 50 1000 केजी भी बेचोगे, अगर हजार पे पर ग्राम भी बेचोगे सैफरन, जो हो गया 10 लाख रुपए पर केजी, तो भी अगर आप जो 10 बाय 10 के कमरे में आप आधा किलो से ऊपर नहीं कमा सकते, उसकी कैपेसिटी नहीं है। सो मिनिमम 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अच्छा। 1-1.5 केजी तो आप उगा सकते हैं उसमें। तो फिर ये क्या स्कैम है? मतलब स्कैम ये थोड़ा सा एक्चुअली ट्रेनिंग का है। ट्रेनिंग? कि हाँ, जैसे मैं भी देता हूँ ट्रेनिंग। अच्छा। ट्रेनिंग की हमारे पास ट्रेनिंग आए। स्कैम इसलिए बोलते हैं कि वही मैं जो आपको बता रहा था कि 10 बाय 10 के कमरे में एक लगा लिया, फ्लावर ग्रो करे, ठीक है। फोटो खिंचाई, मैं सैफरन उगा रहा हूँ, और बिजनेस नहीं, जस्ट वो किया। और बिजनेस वो देखते हैं ट्रेनिंग को। उस ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग वो पेड ट्रेनिंग होती है। और उस अच्छा, मैंने मतलब यहाँ पे लगाया 10 बाय 10 में एक हाँ, फार्म सेटअप आपको किया। मेरे पास आएंगे और मैं आपको ट्रेन करूंगा कैसे सैफरन फार्म सेटअप करना है, कैसे आपको वो करना है, ओ, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे भी मैं आप स्टार्टिंग में बिना ट्रेनिंग एक आपके लिए सर्वाइवल का काम करती है। हाँ। बस पर वो आप थोड़े से एथिक्स के साथ काम करें। मैं एक आपको अगर एग्जांपल दूं, मेरे को रिसेंटली अभी परसों ही कॉल आया है कि मैं मुंबई से हूं और मैंने आपके पास आ रहा हूं, आपके पास ये डेट अवेलेबल है। मैं कहा हाँ अवेलेबल है, आ जाओ ट्रेनिंग के लिए। फिर उसने फिर दोबारा कॉल की, सर मैं ऐसे ऐसे मेरे फ्लाइट की टिकट है, मेरे फादर के कोई हैं नोन, वो बुक कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं मुझे। मैं कहा अच्छा। तो मैं कहा तो अपना प्लान बता मुझे थोड़ा सा। तो उसने प्लान बताया कि मैं पहले तो रेंट पे जगह लूंगा जिसका किराया था 30,000। ओके। फिर उसके बाद वो बोला कहता, मैं कहा फिर उसके बाद तेरे पास कितना फंड है, क्योंकि ये मैं क्लियर करता हूँ ट्रेनिंग देने से पहले, मैं क्लियर करता हूँ कि मेरे कुछ हजार कमाने के चक्कर में किसी के 10-12 लाख रुपए न डूब जाए। राइट। सो मैं इसलिए उनको क्लियर करता हूँ कि 3 साल लगेंगे, 3 के 4 भी हो सकते हैं, इतना टाइम लगेगा। सो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपका बिजली का खर्चा निकलेगा। अच्छा। हाँ, हर बिजनेस की तरह, जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि 1000 दिन एक बिजनेस को चाहिए, वो लेता है पहले आपसे, फिर बाद में आपको देगा। 3 साल लगेंगे इसमें। सो उसके मेरे को कॉल कह रहा रेंट लगेगा, तो 30,000 रेंट बोला। मैं कहा बिजली का खर्चा भी तेरा ना करते हुए भी 8-9 हजार पे होगा, और जो लोन की किस्त भरेगा विद इंटरेस्ट 13-14 हजार वो होगी। तो कैलकुलेट करें तो मोटा मोटा आपका 60,000 का उसका खर्चा होगा महीने का। सर्वाइव कहाँ से कर पाएगा वो, अगर 60,000 रुपए का खर्चा होगा महीने का, तो साल का तो कमाएगा ही नहीं कुछ। 7 लाख रुपए का 7 का अगर वो 3 लाख रुपए भी कमा रहा है तो क्या बचा पाएगा बताओ। सो ये चीजें हैं जो अगर कहीं आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, कहीं कुछ करें, तो सबसे पहले अपना ये देखें कि रेंट वाला जगह पे आप सैफरन फार्मिंग नहीं कर सकते। जगह अपनी होनी चाहिए। जगह एक्चुअली जो सैफरन फार्मिंग, जब आप बल्ब्स लेके आते हैं इसके, कॉम्स या बल्ब्स लेके आते हैं, बीज लेके आते हैं, तो जब बीज लेके इसके आते हैं वहां से, सो जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में 1/4 क्रॉप आती है बस। हाँ। सो रेशो ये कहती है 1 केजी में 130 से लेके 150 बल्ब्स होते हैं, बीज होते हैं, और वो 150 केजी जो बीज होते हैं वो 1 ग्राम सैफरन देंगे आपको। बस। सो 1 केजी आपको 1 ग्राम सैफरन देगा। 1 ग्राम की कीमत है 1 ग्राम की 300 रुपए, बस। 300 है 1 ग्राम की। ठीक है। और 1 ग्राम उगता है 1 केजी सैफरन बल्ब से। हाँ, वही कह रहा हूँ, 1 केजी से 1 हाँ, ग्राम। और 1 केजी सैफरन बल्ब की कीमत आज की मतलब 2024 में क्या थी, 800 से लेके 1000 तक। आप 300 रुपए का वो 1 ग्राम बेच रहे हो और 800 और 1000 केजी के आप बल्ब ले रहे हो। 2024 में था ये प्राइस, अभी क्या? हाँ, ये अब इस बार बढ़ेगा क्योंकि सैफरन फार्मिंग है। हाँ। अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि सैफरन फार्मिंग के पूरे ऑल ओवर अक्रॉस खुल जाए। ये कंपटीशन की वे में नहीं कह रहा हूँ, खुलने चाहिए, क्योंकि इंडिया का 94% इंपोर्ट है, राइट। जो कि आज उसको डिक्रीज करते करते कितना टाइम लग जाएगा। राइट। और गवर्नमेंट का इतना फोकस, गवर्नमेंट का भी इतना फोकस इस पे नहीं, गवर्नमेंट का वर्टिकल फार्मिंग में फोकस है। ओके। उसमें आप सैफरन करें कोई भी, पर वर्टिकल फार्मिंग के लिए हेल्प भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा। तो शिवराज जी सिंह जी ने भी जस्ट थोड़े टाइम पहले 1-1.5 साल हो गया है, तो एग्री इंफ्रा फंड निकाला है जो वर्टिकल फार्मिंग के लिए आपको मिलता है। इस पर डिटेल में बात करेंगे अभी जब फंडिंग वाली बात आएगी। तो आप कह रहे हो कि आज की डेट में 1,000 रुपए का 1 किलो उसका बीज आता है केसर का, जिसमें से 1 किलो बीज में से 1 ग्राम केसर निकलता है, और उस 1 ग्राम केसर की कीमत है सिर्फ 300 रुपए। 300 रुपए।
300 रुपये मतलब मैं हाई क्वालिटी वाला बता रहा हूँ। अच्छा। नहीं तो 200 से 250 रुपये पर ग्राम मिलता है। आप मार्केट में जाएं, बेबी सैफरन सबसे हाईएस्ट 200-250 के बीच में मिल जाता है, वो भी रिटेल। होलसेल में तो वो भी कम में जाएगा। बट अब वो ऑथेंटिसिटी हमने किसी की कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी है कि नहीं है, क्योंकि कश्मीरी का प्राइस 200 से 250 के बीच में है पर ग्राम। अच्छा। जो आपको बता रहा हूँ 300 आप बेच लें, रिटेल करेंगे, रिटेल आप 500। आपने जो स्कैम की बात करी, कोई बोल रहा है हम 800 रुपये पर ग्राम बेच रहे हैं, 1000 रुपये पर ग्राम बेच रहे हैं, मेरे को तो नहीं दिखा कहीं। अच्छा। मैंने 500 रुपये मैं खुद अपना 500 रुपये बेचता हूँ, तो मुझे आ रही है डिफिकल्टी उसमें भी। आपको हेल्थ बेनिफिट उसके बताने पड़े, कि समझाना पड़ता है कस्टमर को। क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं केसर के? सो हेल्थ बेनिफिट सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी स्ट्रेस। स्ट्रेस होगा आपको, अपने न्यूरो सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉडी को डिटॉक्सीफाई बड़ा अच्छा करता है। आपको अगर सर्दियों में ले रहे हैं तो एक आपको ठंड से बचाता है, कैंसर सेल्स को बॉडी में प्रोड्यूस होने से रोकता है। मिथ है कि ये मैं इसका वो नहीं पाऊंगा, पर काफ़ी आप इंडियन हमारे उसमें देखेंगे, जब प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको केसर खिलाया जाता है। खिलाया जाता है कि बच्चों थोड़ा गोरा होगा और ऐसा होगा। सो केसर की सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें। एक बात बताइए, आपकी बातें सुन के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि केसर की फार्मिंग करनी नहीं चाहिए। तो आप मुझे और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि केसर की फार्मिंग किन लोगों को करनी चाहिए? केसर की फार्मिंग उनको करनी चाहिए सबसे पहले जिनके अंदर पेशेंस है, कोई चमत्कार का वेट नहीं कर रहे हैं कि अभी होगा। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे तो मैंने एक कॉल बताई, मेरे को मैक्सिमम कॉल आती है, सर हमने जॉब छोड़नी है और मैं अब बस हम जॉब नहीं हो रही हमारे से अब। तो केसर फार्मिंग को साइड बिजनेस की तरह करो। साइड बिजनेस की फर्स्ट 3 इयर्स आप साइड बिजनेस की तरह ही करें इसको। अच्छा। फुल टाइम आप कैसे कर सकते हैं? साल में ये अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में होती है। ठीक है। हाँ, क्लेम करते हैं कई साल में, ये तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, आप इसको साल में 2 बार कर सकते हैं। मैंने भी किया है, बट मैंने उसके लॉसेस फेस किए हैं। अच्छा, क्या कि लॉसेस? उसके लॉसेस है, उसके बल्ब खराब हो रहे हैं। एक बल्ब से अगर साल में 2 बार सैफरन लेंगे तो वो बल्ब कंप्रोमाइज करेगा, सैफरन की क्वालिटी बहुत में कंप्रोमाइज करेगा, वो बल्ब खराब हो रहे हैं। बल्ब्स तो वैसे भी खराब हो रहे हैं जो आजकल सैफरन फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि बल्ब मल्टीप्लिकेशन पे उनका फोकस नहीं है। बल्ब मल्टीप्लिकेशन? बल्ब मल्टीप्लिकेशन मतलब हम एक कॉमन उसमें बल्ब इसको प्रोपेगेट टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा आगे बात करते हैं। पहले ये बताइए कि कौन से लोग, जो मेरा मेन क्वेश्चन है कि कौन से लोगों को जो है बेसिकली इसकी फार्मिंग करनी चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है सैफरन फार्मिंग करने के लिए बेसिक? पहले तो ये आपके लिए पेशेंस होना चाहिए, 3 से 4 साल लगेंगे। फर्स्ट ईयर में कोई चमत्कार नहीं होगा, आपके पास थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअली भी इसको कर रहे हैं, कोई और आप जॉब नहीं है, सो आपके पास फंड का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आपके खर्चे होंगे स्टार्टिंग में मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ा बहुत लेबर भी लगती है। अगर आपने लोन लिया है सो वो भी आपको देना है। आपको अगर वैसे रेंट पे मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि रेंट पे लेके ये सैफरन फार्मिंग करें। कितना रिक्वायरमेंट है मिनिमम? आपने बोला 300 स्क्वायर फीट। 300 स्क्वायर फीट मिनिमम से शुरू करें। अच्छा। करने को तो आप कम में भी कर सकते हैं, जैसे 10 बाय 10 200, बट मैं बोलता हूँ कि 300 से शुरू करें, ताकि वो आप कम से कम 3 साल तक तो उस पर आप चला सकें। उसके बाद आपको जब दिखता है कि पैसा आना शुरू होगा, फिर आप उसको एक्सपेंड कर लें। तो 3 साल तक पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस रखनी पड़ेगी, पहले अपनी जगह हो तो ही करें। कोई ऐसा नहीं है कि अब कई ट्रेनिंग के लिए नहीं हो जाएगा, बट वो ये कुछ हजारों के पीछे किसी और का लाखों रुपए चले जाएंगे। आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब में लगे रहें और साइड बिजनेस की तरह इसको लेके चलें, क्योंकि केसर फार्मिंग ज्यादा आपका टाइम नहीं मांगती है। अच्छा। आप ऑटोमेशन में डाल दें, आजकल तो एआई का टाइम है, आप ऑटोमेशन में डाल दें सारे इक्विपमेंट्स, ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। समझाइए ऑटोमेशन को। ऑटोमेशन जैसे मैंने अपने मोबाइल से ऑटोमेट कर दिया। अच्छा। जो इसका चिलर लगता है, ठीक है, ह्यूमिडिफायर, जितनी भी मशीनरीज है, आपने इसका टाइमिंग ही चेंज कर दिया ना, सेट कर लिया। सिर्फ आपने कि सुबह 6 बजे हम 23 डिग्री कर देंगे, शाम को 6 बजे हम 21 डिग्री कर देंगे। ठीक है। सो ऑटोमेशन में डाल दिया, आप मोबाइल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, आप जाएं, दिन में 1 बार जाएं, 2 बार जाएं। शुरू में तो जाना भी नहीं होता है हमें। अच्छा। शुरू में तो एंट्रेंस भी हम थोड़ा कम कर रखते हैं, हम बाहर से ही सेटअप, बाहर इसके जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं हम बाहर लगाते हैं रूम के। अच्छा। सो बाहर ही हम सेट करें और बाहर से बाहर ही हम चले जाएं। आगे अंदर जो हाँ, हो रहा है बस होता जो रहे। हो रहा है वो होने दो, छेड़ना नहीं है हम। अच्छा। सो ये चीज मतलब केसर फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत फैंसी लगता है कि नई फ्लावरिंग फोटोज। अब स्टार्टिंग में मैंने भी किया, तो मैं जैसे हिमाचल का मेरा फर्स्ट फार्म था, तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने किया है। वैसे ऐसे तो नहीं किया था कि मैं फोटो खिंचानी है, बट आजकल अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ऐसा क्या कि ये फोटोज और ये थोड़ा सा न्यूज और उसमें के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से
केसर ग्रो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एसी में भी केसर ग्रो कर सकते हो। अच्छा, आप एसी में बल्ब रखो, आप अपने गमले में, यहाँ हिमाचल में तो अपने गमले में लगाओ, गमले में फूल उग जाएगा। मेन अगर बिजनेस करना है तो इसका मेन है बल्ब मल्टीप्लिकेशन। बल्ब मल्टीप्लिकेशन। बल्ब मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जैसे हम आप और मैं बात कर रहे थे, 800 रुपये केजी सेफ्रन के बल्ब्स हैं, सीड्स हैं, और 300 रुपये वो बिक रहा है। 700 रुपये तो गायब है बीच में, 700 रुपये आप लॉस कर रहे हो। तो बल्ब मल्टीप्लिकेशन को आप इजीली समझाइए हमारे व्यूअर्स को, होता क्या है? बल्ब मल्टीप्लिकेशन जैसे ही सेफ्रन का हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट के बाद हम इसको, अभी भी तो बिना मिट्टी बिना पानी के कर रहे थे, इसके बाद हम उसको मिट्टी में डालते हैं। अच्छा, उसको हम मिट्टी में उसको पूरा प्रॉपरली हम ग्रो करते हैं, मतलब उसको न्यूट्रिशन देते हैं, वाटर पानी देते हैं, सॉइल की कंपोजिशन कश्मीर की सॉइल जैसी बनाते हैं। वो कैसे बनती है भाई? वो बनती है, हाँ, वो आपको, ये भी आपको इंडोर करना पड़ेगा। मैक्सिमम इंडिया में यही नहीं पता कि बल्ब मल्टीप्लिकेशन, वो अब पंजाब में 40 डिग्री टेम्परेचर है, उन्होंने बाहर मल्टीप्लिकेशन के लिए लगा दिया है, आप कर ही नहीं पाएंगे। टेम्परेचर वो टेम्परेचर इतना ज्यादा है, उसको कभी आदत ही नहीं है इतने टेम्परेचर की। कश्मीर में अभी भी 35 भी नहीं जाता है, जहाँ पे ये केसर फार्मिंग हो रही है। तो वहां पे वो बल्ब खराब होगा ना, मल्टीप्लाई कहाँ से, मल्टीप्लाई छोड़ो, वो जो बल्ब आपने लगाया वही खराब हो जाएगा। और मैं इसका एग्जाम्पल हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। गलतियां, हाँ, मैं फर्स्ट ईयर गलती करी थी। मैंने कहा था हिमाचल है, सोलन है, क्या दिक्कत है, ठंडा है और इतना टेम्परेचर सर्वाइव कर जाएंगे। नहीं हुआ। मेरे 500 केजी बल्ब लाया था, 250 केजी खराब हो गए। अच्छा, 250 केजी बल्ब डिस्पोज हो गए, मतलब वो टेम्परेचर और बाहर जो बारिश एक्स्ट्रा पड़ रही है, अब नहीं पता था हमारे को किस तरह से उसके बेड बनाने हैं ताकि अगर वाटर ज्यादा हो तो ड्रेन आउट हो जाए। किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप बल्ब मल्टीप्लिकेशन करते हो? पहला तो पानी का। अच्छा, पानी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ओके। मिट्टी का, मिट्टी में आपको बायो फंगसाइड डालने पड़ते हैं ताकि फंगस भी ना लगे। क्योंकि अगर आप जब इंडोर करेंगे तो इंडोर में बंद होगा, एक एयर सर्कुलेशन इतनी नहीं होगी जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट, फंगस का डर होता है, तो आपको बायो फंगसाइड डालने पड़ेंगे, केमिकल नहीं। बायो फंगसाइड होते हैं, वो डालते हैं। उसके बाद उसको मल्टीवेशन, उसको टेम्परेचर वो देना है। तो हिमाचल में नेचुरल टेम्परेचर कश्मीर से मिलता जुलता है, खास करके पंपोर और सोलन का टेम्परेचर अगर आप देखेंगे नेट पे, बिल्कुल मिलता जुलता है। अच्छा, हाँ, मिलता जुलता मतलब ज्यादा वहां पे भी ठंड, सर्दियों में बस थोड़ा माइनस में चल जाता है। और सोलन में अब थोड़ी बिल्डिंगें और बन गई है, तो यहाँ पे अब कंक्रीट का जंगल बनता है। हाँ, जंगल बन चुका है, वहां नहीं बना है अभी, तो यहाँ बन गया है, तो यहाँ पे अब टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो गया। बट अगर आप ऐसे देखेंगे तो काफी हद तक वो दोनों सेम है। प्लेन इलाके हैं, मतलब जैसे वैली टाइप है, वैसा ही है वो। तो यहाँ हम कर सकते थे, तो मैंने डाला, वो खराब हो गए थे बल्ब। यहाँ भी आपको इंडोर ही करना पड़ेगा, इंडोर ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या ध्यान रखना पड़ता है? पानी का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता। बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता। सॉइल का ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। कितना रखना पड़ता है उसके लिए? टेम्परेचर आपको 30 से ऊपर नहीं जाने देना है, सैफरन बल्ब खराब नहीं होगा। और बस यही इन चीजों का 3 फैक्टर्स का बस ध्यान बैलेंस अगर आपने बना लिया तो आप इसको ग्रो कर लो। और कितना बल्ब मल्टीप्लाई हुआ है? हाँ, अब ये एक और चीज आजकल सैफरन उसमें चली है। हाँ, आपने 500 केजी बल्ब लिए हैं, अगले साल ये 1000 केजी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, हर एक बल्ब 2 बल्ब देगा। ये तो बात झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो बात तो सही बोल रहे हैं। बट जो एक अगर कोई माँ बच्चा पैदा करती है तो वो सीधा थोड़ी 21 साल का कर देती है। वो छोटे होंगे बल्ब, उसका वेट कम होगा, उसको ग्रो में टाइम लगेगा। जो फर्स्ट ईयर जो आपको बल्ब मल्टीप्लाई हुआ, वो मल्टीप्लाई होके सेकंड ईयर में ही आपको फ्लावर देगा। वो जाके आपको ग्रोथ, अगर वो साइज उसका थोड़ा सा ठीक आया है तो थर्ड ईयर जाके फ्लावर देगा। अच्छा। नहीं तो कहीं कहीं मल्टीप्लिकेशन में इतने छोटे छोटे बल्ब्स आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, वो 2 साल ले रहे हैं ग्रोथ के लिए, तब जाके फ्लावर देंगे। तो बहुत सारा झूठ जो है फैलाया जा रहा है। झूठ फैलाया जा रहा है, थोड़ा सा, मतलब बातें, झूठ नहीं बोलूंगा, बातें छुपाई जा रही हैं। अच्छा। जो मेन चीजें हैं वो छुपाई जा रही हैं। तो कहते हैं ना TNC अप्लाई। हाँ, टर्म एंड कंडीशंस है इसमें, मतलब वो स्टार लगा हुआ है, वो बातें छुपाई जा रही है। क्योंकि मैंने खुद किया है, अब मुझे लगता है चलो मेरे पास था कुछ, मतलब मेरे ऊपर वाली की कृपा बोल लो कि मेरे पास कुछ था कि मैं सरवाइव कर गया, नहीं तो मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी वो हो जाता। बट मैंने समझा, फिर मैंने मल्टीवेशन के बारे में, फोकस मेरा सारा मल्टीवेशन पे आ गया। अच्छा। कि केसर तो उग जाएगा। स्टार्टिंग में मैं भी केसर पे ही ध्यान दे रहा था, बट अब ये है कि मल्टीवेशन पे बिजनेस है, तो आगे आप कर रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग है, पैसा सबने कमाना है, मैंने भी कमाना है, मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ। वही मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, उस कॉस्ट पे नहीं कि सामने वाले का अगर हो गया नुकसान, तो अगर वो नुकसान होगा, उसने किस कंडीशन में, किस उससे शुरू किया है, आप किसी की लाइफ नहीं खराब कर सकते। और आजकल यंगस्टर जरूर करते हैं, तो ना वो जॉब के रहते हैं, ना वो बिजनेस के रहते हैं। फिर क्योंकि जिन कंडीशन से आपने स्टार्ट किया था, जिस जोन में आप थे, तो
पैसे का महत्व क्या होता है। हाँ, मेरे साथ भी अगर ऐसा होता तो मैं कितना, मतलब मैंने जिंदगी भर का एक लेसन जरूर मिल जाना था, बट जिससे मैंने ऐसे अगर मेरे को कोई गलत गाइड करता तो मैंने उसको गालियां ही करनी थी फिर, और मैंने उसको कुछ नहीं करना। तो बेसिकली ट्रेनिंग के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ few thousand rupees, और लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन सच्चाई नहीं, आप ट्रेनिंग दे, मैं कह रहा हूँ मैं ट्रेनिंग खुद देता हूँ। हाँ, नहीं, मैं भी ट्रेनिंग से अर्न कर रहा हूँ, पर इन्फॉर्मेशन जेन्युइन दी जाए। इन्फॉर्मेशन आपको पहले ट्रेनिंग से पहले प्रॉपर दे दी जानी चाहिए। वो जेन्युइन नहीं मिल पा रही। वो नहीं, फिर वो डिसाइड करे ना कि उसने लेनी है कि नहीं लेनी है। उसको हवा में दिखा के एक बबल सा बना देते हैं। वो जो बबल वो लेके चलता है वो ऐसा जगह फटता है कि जहाँ पे फिर वो खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो रियलिटी मैं अगर ट्रेनिंग देता हूँ, मैं आपको कि मैं हमेशा क्लियरली पहले बताता हूँ, सैफरन फ्लावर ग्रो करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी। कितना खर्चा आता है सैफरन का फार्म सेटअप करने में? अगर हम 300 स्क्वायर फीट की बात करें, सो 300 स्क्वायर फीट में मेरे वे में जिस हिसाब से जुगाड़ वाला सिस्टम, सो उसमें कोई फैंसी आइटम है और कुछ ऐसा नहीं होगा, तो 8 से 9 लाख का खर्चा आ जाएगा। अच्छा, बल्ब्स के ऊपर डिपेंड करता है, 500 केजी बल्ब होंगे उसमें, और रूम पहले से अवेलेबल होगा। तो कब जाके एक्सपेक्टेड कर रखे हो? तीसरे साल में? तीसरा साल में आप कर लेंगे। फर्स्ट ईयर 1/4 जैसे मैंने आपको पहले बोला, सेकंड ईयर वो 50% ग्रो करती है। चलो सही है। सो 50% मतलब 1/4 से अगर 100 ग्राम आ रहा है तो सेकंड ईयर वो 250 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगा। थर्ड ईयर जाके वो रेशो मैच कर लेगा। वो भी आपने अगर बहुत अच्छे से चीजों को अच्छे से मेंटेन किया है, अच्छे से बल्ब्स की टेक केयर की है। और एक बात है कि आपने केसर को ग्रो तो कर लिया, उसको बेचोगे कहाँ? इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि किसान उगा तो लेता है, हमारे नॉर्मल आप नेचुरली में बात करेंगे तो किसान उगा लेगा, या मैं कोई चीज बना लूंगा, बेचूंगा कहाँ? पर ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं हुआ है कोई, जैसे अमेज़न टाइप का कोई है कि ठीक हाँ, है? मेरा एक्चुअली मेरे को हेल्प करी है एक स्टार्टअप ने। कौन सा? शिमला में फार्मर नियर मी ऐप है, ओके, उन्होंने मेरे को हेल्प करी है काफी। ओके। सो एक्चुअली उस टाइम फर्स्ट ईयर जब मैंने सैफरन ग्रो किया और न्यूज में आया था, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है फार्मर नियर मी, यहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट आपकी ऐप से परचेज करता है, उसकी मतलब एक फार्मर से परचेज करता है, तो हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा सिर्फ एक कस्टमर को और फार्मर को मिलाना। ओके। सो उसके बाद फिर काफी ऑल डेली गुड्स हैं। सो मैंने लोकल जो अभी नए नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं ना, जैसे फार्मर नियर मी है, या कोई ऐप्स खुल रही हैं जिसमें आप प्रोडक्ट सेल करें, क्योंकि स्टार्टिंग में वो कमीशन भी ज्यादा नहीं लेते हैं। अमेजोन में कमीशन ज्यादा है, फ्लिपकार्ट में ज्यादा है, तो वो कमीशन लेते तो उनमें आप एंटर कर जाओ, वो आपको लिस्टिंग भी आपकी अच्छी कर देंगे, तो वहां से आपका बिकना शुरू हो जाता है। और कोई तरीका नहीं है? और आप B2B बेच सकते हैं, मतलब होलसेलर में दे सकते हैं। अगर आप 1 kg उगा रहे हैं, 1 kg आप जाएंगे तो 1 go में चला जाएगा। डायरेक्ट कंपनीज के साथ सेटअप टाइप नहीं? हाँ, कर सकते हैं आप। सैफरन टी कंपनीज के साथ कर सकते हैं, ब्यूटी कंपनीज के साथ, आयुर्वेदा के साथ कर सकते हैं। कोई मेडिकल कंपनी है जो सैफरन को यूज करे, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वो यूज भी नहीं करते हैं। पान मसाला वालों के साथ कर सकते हैं वैसे तो, बट जो जुबां केसरी बोलते हैं, वो मैं एक वीडियो देख रहा था कहीं पे कि क्या कहते हैं, अपना जो केसर है उस जैसे 6 उसमें वो निकलते हैं फूल में से, राइट? टोटल 6 निकलते हैं। 3 जो है येलो वाला जो पार्ट होता है वो उसमें जाता है, पान मसाला वाला उसमें, राइट? नहीं, ओके, वो भी नहीं जाता है। फिर क्या जो केसर का थ्रेड आता है उसके नीचे व्हाइट वाला पार्ट होता है, हल्का सा येलोइश सा होता है। वो केसर रेड होता है, वो येलोइश वाला पार्ट इकट्ठा होता है। तो वो जो कहते हैं केसरिया, वो केसरिया नहीं, वो येलो वाला पार्ट है, उसकी जड़ जो एक्स्ट्रा है वो पीलिया है। हाँ, वो है बस। वो मेरे ख्याल से बहुत प्राइस भी बहुत कम है उसका, आइडिया तो नहीं है, पर 50-60 हजार रुपए किलो है। ओके। सो वो वाला यूज होता है वो। अच्छा। और वो प्योर केसर यूज नहीं हो रहा है उन पान मसाला। कोई कैसे पता करे कि ये जो केसर उसके सामने पड़ा है ये असली है या नकली है? असली केसर का आपको सबसे मेन चीज है कि आप एक केसर लें और एक आप तो उसको आप ठंडे वाटर में, पानी गर्म वाटर में तो असली और नकली सेम कलर छोड़ेंगे, बट उसका भी तरीका है कि जो ओरिजिनल केसर होगा जब उसको आप पानी में रखेंगे तो जब वो कलर अपना देगा तो वो कलर एकदम नहीं छोड़ता है पानी में। अच्छा। वो उसके हल्का हल्का सरफेस से होता बहुत धीमे धीमे वो पूरे ग्लास में होगा। अच्छा। और वो येलो और ऑरेंज कलर का होगा। ओके। ऑरेंजिश और येलो कलर होगा। जो डुप्लीकेट केसर होगा वो पूरा येलो होता है। अच्छा। आपका कोल्ड वाटर में भी आपका जो डुप्लीकेट केसर होगा वो एकदम आपका कलर छोड़ देगा, जो ओरिजिनल केसर होगा वो नहीं छोड़ेगा। ये सिंपल टेस्ट है। एक ऑयल का टेस्ट भी होता है। कैसे? ऑयल में अगर आप केसर को मिक्स करके देखें, ऑयल? आलमंड ऑयल हो जाए या ऑलिव ऑयल हो जाए, आप उसमें मिक्स करके देखें, अगर वो इन्फ्यूज करें उसमें, जैसी अगर वो येलोइश हो गया तो वो ओरिजिनल है। अच्छा। और नकली केसर का मैं आपको
एग्जाम्पल आपने वो छल्ली देखी, हम छल्ली बोलते हैं, भुट्टा छल्ली। तो छल्ली के बाल होते हैं, हाँ। उसको हम काटते हैं, वो काट के उस पे लाल कलर मिला के वो केसर बेचते हैं। अच्छा, हाँ, ये स्कैम भी चल रहा है। ये स्कैम भी चल रहा है। कुमकुम का फूल आते हैं। हाँ। सो कुमकुम के फूल के, जब वो कुमकुम का फूल होता है तो उसके जो थ्रेड होते हैं आगे, जो उसके पत्ते या वो होते हैं, वो सूख जाते हैं, ड्राई करके उसको काटते हैं। हाँ। सो वो लुक्का लाइक पूरा सैफरन होता है। अच्छा। सो वो भी सैफरन में के नाम पे बेचा जाता है। सो आपको वो बोलेंगे ओरिजिनल सैफरन है, वो हाथ पे आपको पूरा यूं घुमा के पूरा कलर दिखा देगा, वो नकली सैफरन है। तो उस टाइम तो कैसे पता करें यार? उस टाइम तो वही है कि अगर वो डिसॉल्व हो गया आपके हाथ में उसी टाइम हाँ। केसर, तो भी वो नकली केसर। अच्छा, असली केसर इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होता। Okay. आप थोड़ा सा पानी लेके उसको हाथ से घुमाएं तो वो डिसॉल्व नहीं होगा बहुत जल्दी। ओके दूसरा केसर टूट के डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, बड़ा कुछ चल रहा है दुनिया में। बहुत कुछ। केसर जब इतनी महंगी क्रॉप है तो ये करते हैं सस्ता वाला काम। तो जब आपने स्टार्ट किया था केसर की फार्मिंग, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? चैलेंजेस मेरे को सबसे पहले फेस करना पड़ा फाइनेंशियली। इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और रिटर्न थोड़ा सा मतलब रहता है लेट। तो पहला चैलेंज तो मेरे लिए ये आया कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद। दूसरा चैलेंज मैं आपके व्यूअर्स के लिए भी बोलूँगा, लोन लेके ना करें प्लीज़। अगर आपके पास फंड है तो करें। लोन लेंगे तो एक प्रेशर रहेगा आपके। हाँ, आगे चल के एक्सपेंड करना है तब लोन ले लें। दूसरा चैलेंज मेरे को इसकी बल्क मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया है कि टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, CO2 ह्यूमिडिटी, हमने सारा नॉर्मल आपका मोबाइल पे मिल जाएगा कितना चाहिए। AI को बोल दें तो AI बता देगा। बट बल्क मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ी चैलेंजेस आया मेरे। अच्छा, सो बल्क मल्टीप्लिकेशन मेरे फर्स्ट ईयर मेरे खराब हुए। मेरे को केसर शुरू में बेचना, मैंने उगा तो लिया, वही बेचने में बहुत प्रॉब्लम आई कि कैसे करूं। तो मैंने रिटेल का अपना रखा। सो अगर रिटेल मेरा है तो रिटेल का आप ये देख सकते हैं। बाय द वे भाई साहब केसर भी लेके आए हुए हैं अपना, शूलिनी सैफरन करके इनका केसर का ब्रांड है, अनअर्थ द गोल्डन सीक्रेट। हम भी कर लेते हैं भाई गोल्डन सीक्रेट को। पैकेजिंग, ये तो इत्र की वो लग रही है। हाँ, आप इसका अरोमा चेक करें। ओह, कोई मार्केट का केसर लेके नहीं आया, नहीं तो जरूर चेक करवाता। सोना गिर गया भाई नीचे थोड़ा सा। कोई बात नहीं। ये केसर है जो सोलन में ग्रो हुआ है, जिसे ग्रो किया है गौरव सबरवाल जी ने, और खुशबू बहुत सही है यार। सोना गिर रहा है भाई नीचे, लाल सोना। सोना पूरा हिमाचल में गिरे तो मजा आ जाए। तो बल्क मल्टीप्लिकेशन में आपको दिक्कत आई? चैलेंज सबसे बड़ा। ओके। सो उसके बाद मैंने उस पे, तो मैंने पहले साल बहुत सी गलतियां करी हैं। जब मैंने फार्म सेटअप किया है तो मैंने विंडो प्रॉपर नहीं बनाई। मैं CO2 की बात कर रहा था। CO2 भी जुगाड़ से विंडो हमने बनानी पड़ती है। तो एक तो कंट्रोलर मशीन आती है, उसकी मशीन आती है कॉस्टली, 1.25 लाख की मशीन आती है वो पूरी। जब आप वो मशीन भी वो क्या करेगी, ऑक्सीजन लाएगी और CO2 बाहर निकालेगी मेंटेन करने के लिए। हमने विंडो बना दी। सो हम विंडो से ही CO2 रिलीज कर देते हैं और विंडो से ऑक्सीजन आ जाती है। जुगाड़। तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस में अगर पैसा पहले स्टार्टिंग में पैसा जितना कम लगेगा उतना ज्यादा अच्छा है। आपको वो सेंस तभी बनेगी बिजनेस की, नहीं तो नहीं बनेगी। अब पहले ही 18-20 लाख रुपए लगा देंगे, वो पूरा करते करते फिर वो 3 साल नहीं लगेंगे। अब मैं आपको 3 साल बोल रहा हूँ ना, बट अगर आपने 18-20 लाख लगा दिए 300 स्क्वायर फीट रूम के लिए, फिर वो 3 साल नहीं होंगे, वो 6 साल हो जाएगा। सही बात है, इतना इन्वेस्टमेंट आप कर लोगे तो तो इन्वेस्टमेंट वो पूरा कहाँ से करोगे? प्रोसेस तो नेचुरली है ना, नेचुरल जैसे रहेगा। जब ग्रो होना है, मल्टीप्लाई होना है, जैसे वो तभी साइकिल है इसकी। उसको हम ब्रेक करते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था कि सेकंड ईयर भी करते हैं, बट वही नहीं ना करें तो ज्यादा अच्छा। रिपरकशंस बहुत ज्यादा हैं उसके। अगस्त में क्रॉप लगती है, हार्वेस्ट कब होती है? इसका फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं अक्टूबर मिड में। ओके। अक्टूबर मिड से लेके नवंबर के फर्स्ट वीक, 10th ऑफ नवंबर तक इसके फ्लावर्स आते हैं। और फिर उसके बाद फिर आप हार्वेस्ट करते हो इसको? हार्वेस्ट नहीं, हार्वेस्ट तो मतलब जैसे फ्लावर आएगा साथ साथ फ्लावर ग्रो कर जाएगा। हम हार्वेस्ट साथ साथ करते रहते हैं। कैसे, हाथ से हाथ से, नॉर्मल हाथ से पिक करते हैं ना, नॉर्मल हाथ से जैसे फ्लावर तोड़ते हैं हम, हाँ। वैसे ही नॉर्मल इसको फ्लावर को तोड़ते हैं। कहीं इसमें सिखाते हैं, और ये चैलेंजेस मैंने भी फेस किया कि बल्ब खराब होने का कारण एक ये भी है। क्या? कहीं इन्होंने सिखाते हैं कि आपको केसर का बल्ब लेना चाहिए और उसको खींच के निकालना चाहिए। हाँ, ऐसे वीडियो देखे मैंने। हाँ, उसको खींच के निकालना चाहिए। जब वो खींच के निकालेंगे, उसकी जान निकाल रहे हो आप। पूरा थ्रेड जो उसका निकलता है वो नहीं निकालना चाहिए। मेरे को भी ये कश्मीर जाके पता चला। अच्छा, किसने सिखाया? कश्मीर का एक किसान था एक्चुअली, उससे मेरी बात हुई तो मैं कहा यार हम तो ऐसे निकालते। कहते अगर हम जब निकालते थे ना अपने मम्मी पापा के साथ जब जाते थे तो हमारे को थप्पड़ मारते थे अगर हम किसी का पूरा थ्रेड निकाल देते थे, जान निकाल रहे हो। क्योंकि वो बल्ब अपने आप डिस्पोज हो जाएगा, वो टिकेगा ही नहीं बल्ब।
सो नॉर्मल तोड़ें आप, कोई नहीं है। वो टेक्निकली चीज़ें उसको थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं कि फैंसी सा दिखाना है, कहीं वो लैब कोट आपने देखे होंगे, ग्लव्स वो और वो मैं नहीं गया हूँ आज तक, मैं बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। मैं नॉर्मल जाता हूँ, हाँ शूज़ मेरे बाहर रहते हैं अलग, उसके लिए एक वो रखी हुई है, बट ऐसे मैं कोई लैब कोट पा के या कोई मैंने वो कोविड शील्ड वाला जो होता है वो पा के मैं नहीं गया हूँ। मैं कश्मीर में कौन जाता है उसमें नेचुरल फार्मिंग में, कोई भी नहीं जाता है। वो तो बल्कि शूज़ भी नहीं करते, वो तो मिट्टी में है सारा। कितना केसर उगा रहे हैं अभी आप? अभी मैं 1.5 kg तक उगा रहा हूँ। 1.5 kg की वैल्यू हुई मेरे जो मैं रिटेल करता हूँ प्राइस 7.5 लाख। 7.5 लाख की कर रहे हो, और उसमें अपना प्रॉफिट कितना रहता है? प्रॉफिट उसमें काफ़ी रहता है, हमारा 30% प्रॉफिट रहता है। 30% का प्रॉफिट है अब जाके आपने हाँ, इतने जो खर्चे आपके सारे निकाल के। किसी को अगर केसर की फार्मिंग करनी है अगर, तो उनको फंड कहाँ से मिलेगा अगर उनके पास फंड नहीं है? तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम है? हाँ, मैंने भी वही ली थी। बताओ कौन सी? सो PMEGP स्कीम है एक, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके। आपको अपने DIC या खादी विभाग में जाएं, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दें। सो इसमें सब्सिडी मिलती है। कितनी? इसमें अगर मैं जैसे मैं अर्बन में कर रहा हूँ, सो अर्बन में 15% मेल को है और फीमेल को अगर जाएंगे तो 25%। तो ये आपने वाइफ के नाम पे तो नहीं कर रही? हाँ, मेरे को-फाउंडर हैं, हम दोनों साथ में मिलके करते हैं, तो वो को-फाउंडर है तो उसके नाम पे किया था। सही दिमाग लगाया। और अगर ये आप रूरल एरिया में जाएंगे हाँ। तो 25% मेल को है और 30 to 35% फीमेल को है। वेरी नाइस है। इनकी स्पेशल कैटेगरीज आती हैं, बैकवर्ड हैं, BPL हैं, उनको थोड़ी और उनको 35% तक सब्सिडी मिल जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो उसमें वो काफ़ी आपको हेल्प करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें सब्सिडी से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको इंटरेस्ट जो आपने दिया होता है वो एक तरह से आपको वापस हुआ था। जितने पैसे आपने लिए बस वही पैसे आपने रीपे किए। बड़ी बात है वो भी, बहुत बड़ी बात है, इंटरेस्ट क्योंकि मार देता इंटरेस्ट है। ही मारता है, इंटरेस्ट ही मारता है। पर आपकी इसमें किस्त फर्स्ट मंथ से जानी शुरू हो जाती है। अच्छा, वो तो एग्री इंफ्रा फंड, एक एग्री इंफ्रा फंड है, वो शिवराज सिंह जी ने शुरू किया है। सो उन्होंने अभी 2 साल, मतलब अभी जब गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, तो उन्होंने किया है, उसमें वर्टिकल फार्मिंग के लिए वो लोन देते हैं। अच्छा, कितना? सो वो 20 लाख तक है, उसमें कोलेट्रल नहीं है। वर्टिकल फार्मिंग समझाओ। सो वर्टिकल फार्मिंग एक कंट्रोल रूम में हम वर्टिकली, मतलब 1 शेल्फ 2 शेल्फ 3 शेल्फ ऐसे, वही रैक्स वाला। हाँ, ताकि एक छोटे से रूम में हम ज्यादा पैदावार कर सकें। अच्छा। सो वो वर्टिकल फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक्स है, ग्रीन हाउस है, इन सब के लिए उन्होंने वो एक एग्री इंफ्रा फंड दिया है कि वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो गवर्नमेंट हेल्प करेगी। एग्री इंफ्रा फंड। एग्री इंफ्रा फंड। ओके। तो और ये जो इतनी सारी जानकारियां हैं यार, ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? अवेयरनेस मतलब गवर्नमेंट तो पहुंचा रही है, गवर्नमेंट आप जाएंगे, बट तभी भी कहीं ना कहीं लोग एक वो धरातल पे नहीं पहुंच पा रही है। PMEGP के बारे में भी अगर आप मैक्सिमम से पूछेंगे नहीं पता है किसी को, नहीं पता कि वो एक स्टार्टअप स्कीम है। एक स्टार्टअप क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए नहीं है, पहुंच ही नहीं पा रही है वो। और एग्री इंफ्रा फंड के बारे में पता नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को पता है। वहां से जैसे मेरे को एक कंपनी पता है, ड्रोन कंपनी है दिल्ली की। सो वो एग्री इंफ्रा फंड को यूज करती है कि किसान को ड्रोन देना है स्प्रू के लिए, वो एक ड्रोन उन्होंने बनाए हुए हैं। सो वो बोलते हैं ये वाला लोन लेके हमारा ड्रोन लो, अच्छा, हमारा इंफ्रा लो। जैसे हाइड्रोपोनिक्स है कि अब हाइड्रोपोनिक्स वाली आ गई है टीम, जैसे कि ये वाला लोन लो और आप अपना वो करो। वेरी नाइस यार। पर इनकी अवेयरनेस अगर बहुत ज्यादा अवेयरनेस ज्यादा हो जाए तो मतलब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगी। जैसे हिमाचल के लिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऑल ओवर इंडिया किसी के लिए नहीं, पर हिमाचल के लिए स्पेशली मैं खुद सोच रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि हिमाचल के जो यूथ है या हिमाचल के जो किसान हैं वो ये टेक्निक अपनाएं। अगर इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तब वो अपना पाएंगे, क्योंकि फंड का मैंने आपको जैसे बोला था। हिमाचल का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो क्या करे? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द यूथ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जो कि आज की डेट पे बहुत कम पोस्टें निकल रही हैं और आने वाले फ्यूचर में दिखता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पोस्टिंग्स निकलेंगी, राइट, गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हिमाचल का यूथ एग्री टेक में अपना फ्यूचर देख सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल देख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केसर फार्म, मैंने केसर फार्मिंग में आपको बता दिए कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। वो हर एक बिजनेस में आएगी, हर एक स्टार्टअप में आएंगी, आती हैं वो दिक्कतें। बट हाँ, एग्री टेक एक फ्यूचर है। तो एग्री टेक में जरूरी नहीं है कि केसर ही करना है, आप एग्री टेक में टमाटर भी उगा सकते हैं। टमाटर का रेट भी आपने अगर जाना होगा तो पिछले साल कैसा गया था, वो भी रेड गोल्ड ही बोलते हैं उसको भी, हम रेड गोल्ड है। तो टमाटर उगा सकते हैं। बहुत सी क्रॉप्स हैं, अगर रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ है जो आजकल नए नए स्टार्टअप्स, आजकल इंडिया में स्टार्टअप्स का ट्रेंड है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को। सो अगर यूथ ये करेगा, एक मेरे को गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा डर लगता है कि जो हिमाचल का यूथ अनएम्प्लॉयड है वो एक नशे चिट्टे की तरफ काफी जा रहा है। हम रोज न्यूज सुन रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है उसको
कम करने की कोशिश, बट वो जा रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, बट चलिए आगे बताएं आप। बट हाँ, मतलब नहीं, हमारे को दिखते हैं कि कोई ना कोई पकड़ा गया है, कोई ना कोई पकड़ा गया है, कोई ना कोई पकड़ रहे हैं। कुछ एक पुलिस ऑफिसर्स हैं, चंद पुलिस ऑफिसर्स हैं भाई साहब, जो कि अपना काम कर रहे हैं और अपने लेवल पे लगे हुए हैं, बट एज फार एज जो मैंने ऑब्जर्व किया है, गवर्नमेंट की तरफ से ना जिस लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए नशा और चिट्टे के ऊपर, वो नहीं लिए जा पा रहे हैं, और वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। खैर ये बहुत अलग टॉपिक है, बड़ा अंदर तक चुप पंजाब ना बन जाइए, ये बन चुका है भाई साहब। हाँ, तो ये ना हो कि, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर यूथ अपने बिजनेस में, अगर आपको एक को किसी को पैसा कमाना है ना, पैसा की एक बार नशा लग गया ना कि पैसा कमाना है, तो यूथ इस साइड जाएगा नहीं। वो जाएगा कि मैं अपनी, पहला प्रायोरिटी पैसा है, Right. मैं पैसा कैसे कमाऊं, खुद अपनी एक अच्छी अपनी लिविंग कैसे अच्छी करूं। दूसरी, आप इंडिया को हेल्प करोगे, अपने प्रदेश को हेल्प करोगे, उसकी इकॉनमी बढ़ाओगे। और इंपोर्ट है अगर किसी चीज का, तो वो करोगे आप, प्योर चीज खिलाओगे, प्योर चीज आप खिलाओगे, आपको खुद ही मन करेगा कि नहीं यार, मैंने लोगों को प्योर चीज देनी है। अब मैं सैफरन फार्मिंग, मैं अपनी सैफरन का बोलता हूँ कि नहीं यार, प्योर है। मेरा जो फोकस भी है, वो मेरा हेल्थ कॉन्शियस पीपल पे ज्यादा रहता है कि हेल्थ कॉन्शियस, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी। तो मेरे मानना है कि अगर अपना स्टार्टअप करें, जरूरी नहीं है केसर करें, बहुत सी चीजें हैं जो कर सकता है एक यूथ। तो टॉप 3 स्कीम्स आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए जो कि गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है एग्रीटेक के लिए। एक्चुअली हिमाचल गवर्नमेंट तो नहीं कर पाएगी अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक PMEGP स्कीम है। ओके, PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें क्या क्या है? इसमें वही सब्सिडी मिलती है अगर आपको लोन मिल रहा है। इसमें 10 लाख तक कोई कोलेट्रल नहीं है। ओके, इसमें वो नहीं देना पड़ता है, कोई अपनी जमीन या कोई कुछ नहीं देना है। 10 लाख तक आपको वो प्रोवाइड करती है। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन व्हाट, आपके स्टार्टअप, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे। DIC ऑफिस जाएंगे आप, या खादी विभाग जाएंगे, वहां पे आप उनको प्रोजेक्ट बताएंगे अपना, वो उसको फाइनलाइज करेंगे। आप अपना वो एक उनका फॉर्म होता है, एक तरह से क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको वो भरने होते हैं। अगर आप पास हो गए, वो अप्रूव करेंगे DIC से। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। DIC काफी हेल्प करती है, मुझे बहुत हेल्प किया था। ओके, सो मैं वहां गया था, वो आप करेंगे तो वो आपको क्वेश्चंस होंगे कि कितनी एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करेंगे आगे फ्यूचर में अपने स्टार्टअप से, कितना आप इसको रेवेन्यू देंगे, आपकी जगह कैसी है, बहुत से क्वेश्चंस हैं, वो आप करेंगे। फिर वहां से अप्रूवल आता है। ओके, तो वो अप्रूवल आएगा, फिर वो आपको लोन मिल जाएगा। वो आपको बैंक डिसाइड करेगा, आपने बैंक डिसाइड करना है। मैंने यूनियन किया था, ठीक है, तो वहां से मेरे को लोन मिल गया था। PMEGP। और दूसरी एग्री इंफ्रा फंड जो मैंने बात करी है, ठीक है, वो वर्टिकल फार्मिंग के लिए भी यूज होती है। ओके। बाकी ड्रोन्स, एग्रीकल्चर जो आजकल AI आया सिस्टम, उसके लिए भी है। बट एग्री इंफ्रा फंड, एग्री का जो आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ग्रीन हाउस सेटअप करने के लिए, वो भी एक स्कीम है। एक अगर आपने कोई अपना खुद का शुरू करना है, मतलब जैसे पर्सनल उस पे, सो वो मैं स्कीम का नाम बोल रहा हूँ उसका, मुद्रा लोन। तो मुद्रा लोन से भी आप एज अ बिजनेस, फार्मिंग तो नहीं, PM मुद्रा लोन। हाँ, PM मुद्रा लोन। वो फार्मिंग का नहीं बोलूंगा मैं, बट वो मैं बोलूंगा बिजनेस। एक अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप, तो उसमें भी पैसे हैं कि 10 लाख तक आप इतना ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। कोलेट्रल फ्री? हाँ, कोलेट्रल फ्री है, ओके, बट इंटरेस्ट रेट उसमें बैंक का ही लगेगा जो करंट चल रहा होगा। उसमें कोई सब्सिडी नहीं है, पर आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा अगर आपने अपना कोई बिजनेस शुरू करना है। इस पूरे सफर में आपके अब तक के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने या किसी डिपार्टमेंट ने या फिर किसी और पर्सन ने स्पेसिफिकली आपको सपोर्ट किया हो? हाँ, मेरे को बहुत ने किया, बहुत ने तो नहीं, स्पेशली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सोलन, ओके, और स्पेशली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीमा कंसल मैम है। सीमा कंसल मैम, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है। एक बार ऐसे ही उनका कॉल आया था कि आपको डायरेक्टर जी मिलना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर के। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं उनसे मिलने गया, बस वो दिन थे, और उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो मेरे को नॉन यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। नॉन यूनिवर्सिटी में से मैं एक सिद्धार्थ जी हैं, उनसे मिला उन्हीं के थ्रू। तो सिद्धार्थ जी मेरे को हैदराबाद यूनिवर्सिटी ले गए। सो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मेरे को काफी सपोर्ट दिया। सो वो आगे चेन, बट जो एक गंगा में चेन पकड़ाई है मेरे को क्रॉस करने के लिए, वो सीमा कंसल मैम ने पकड़ा। अच्छा, फैमिली का कितना सपोर्ट मिला? फैमिली का सपोर्ट रहा मेरे को, वाइफ ने सपोर्ट। शुरू में थोड़ा सा डाउटफुल था, शुरू में थोड़े डाउट थे कि केसर बिना पानी, केसर तो कश्मीर में होता है। बहुतों ने क्वेश्चन मजाक उड़ाए, तो मैं कहा, वो मेरे को था कि मैं करूंगा, तो बस सपोर्ट रहा मेरे को। अब पीछे मुड़ के देखूंगा तो मेरे को लगता नहीं है कि
मेरे को ऐसा लगता है मेरी बड़ी इजी जर्नी थी मेरी। आपने अकेले कर लिया, आपकी वाइफ का कोई रोल नहीं था इसमें? नहीं, वाइफ का रोल था। वाइफ का रोल था। आप वाइफ का बहुत रोल है। अच्छा। मतलब मैं अगर आप जबरदस्ती बोल रहे हैं? नहीं, वाइफ का रोल है। वाइफ का रोल बहुत बड़ा है। क्लेश होगा जाए। हाँ, नहीं, वाइफ का रोल है। वैसे भी चाहे क्लेश हो चाहे ना हो, पर वाइफ का रोल काफी रहा, मजाक कर रहा हूँ। सपोर्ट रहा मेरे को काफी उसका। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही जबरदस्ती ये बात बोली है। मैं ये नहीं, मजाक कर रहा हूँ। गौरव, जिस तरीके से आपने एग्रीकल्चर को कूल बना दिया है, आपको खेतों में नहीं जाना पड़ रहा है, वो बहुत सारी मजदूरी करनी पड़ती है जो, या मेहनत ही होती है वो भी, ऑब्वियसली नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट, बट यूथ जो है उससे साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। आज का यूथ कनेक्ट कर पाता है जिस तरीके से आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीटेक, एग्रीटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, राइट, ऑटोमेशन का यूज़ करके, एआई और वो सब चीज़ें करके। तो जिस तरीके से आपने एग्रीकल्चर को कूल बनाया है, इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ देख के बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ मैंने आज गेन किया और आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स ने भी आज बहुत कुछ गेन किया होगा, और बहुत सारे लोगों को आपने आज इंस्पायर भी किया होगा, जो जिनके मन में कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर किए होंगे कि भाई क्या स्कैम है, क्या फेक है, क्या रियल है। सो आप ऐसे ही लगे रहिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। The Himachali Podcast.